नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज सुबह से जी बिजनेस पर लगातार चुनावी नतीजों पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक कवरेज जारी है और हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और अब एक बज चुके हैं और अब तक के बड़े अपडेट चुनावी नतीजों को लेकर क्या आए हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब तक की बड़ी बातें चुनावी नतीजों को लेकर है क्या। तो सबसे पहली और जो बड़ी बात है चुनाव को लेकर वो ये कि बीजेपी ने बेहद शानदार परफॉर्म किया है और रुझानों में 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ, शानदार बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो तेलंगाना, वहाँ पर रुझानों में कांग्रेस को शानदार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो दक्षिण में लगातार दूसरी जीत, कर्नाटक के चुनाव इसी साल हुए, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई और अब तेलंगाना। तो ये कहा जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही है। इन सब के अलावा सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि शाम 6 बजे पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। जी हाँ, तो ये अब तक की बड़ी बातें हैं। और इसके अलावा एक बड़ा जो उलटफेर हुआ है मध्य प्रदेश में वो ये कि बीजेपी को करीब करीब 50% वोट मिले हैं। जी हाँ, 50%। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब करीब 41% वोट मिले थे। 9% का एक बड़ा जंप बीजेपी को वोट शेयर में एमपी में मिलता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आ चूँकि सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा उलटफेर चुनावी नतीजों में होता हुआ दिख रहा है। खास करके आप देखें तो एमपी में और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे इतना बड़ा गैप हमने देखा कि एमपी में मिलता हुआ दिख रहा है, इसकी कल्पना किसी भी एग्जिट पोल में नहीं की गई थी। तो अनिल सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट क्लियर है पिक्चर कि 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार बहुमत के साथ सरकार बन रही है। चूँकि हम देश का नंबर 1 नेशनल बिजनेस चैनल हैं, तो ये जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं तो नेशनल पॉलिटिक्स पर 2024 के चुनाव में क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका? नितिन जी, आप तो गूगली मारने में बहुत माहिर हो गए एकदम। मतलब मुझे लगा कि पहला सवाल आपका ये आएगा कि बाजार पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आपने लेकिन आज माहौल चुनाव का है, नतीजों का है, राजनीति का है। तो आपका सवाल चूँकि राजनीति पर, कि देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। वैसे गोपाल जी हैं हमारे राजनीति के विशेषज्ञ, बग्गा साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी आपने चूँकि सवाल किया है तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसमें जवाब में ये है कि अब 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, ये सोचना अब विपक्षी पार्टियों के हिस्से में आ गया है। बीजेपी को फॉर्मूला पता है कि कैसे जीतना है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को जो उन्होंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि हम एक इंडिया गठबंधन बना लें, ठीक है, हम एक फ्री बीज वाला मॉडल अपनाएं, मुफ्त देने वाली चीज़ करें, वो नहीं चला। गठबंधन तो चलो ठीक है, यहाँ मान लें कि 1-on-1 कॉन्टेस्ट था तीनों जगह, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा असर नहीं था। तीसरी चीज़ जो थी कि एंटी इनकम्बेंसी, वो क्या सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों पर ही लागू होती है? बीजेपी सरकारों पर तो एंटी इनकम्बेंसी लागू ही नहीं थी। अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा। तो जहाँ 2024 के इलेक्शन में सपोज बिहार है या कुछ और ऐसे राज्य जहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है, उन्हें डर ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या, स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी आप जब यूनियन इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी उसमें आने वाली। एक और बड़ी चीज़ जो बिहार से शुरू हुई थी, जाति के ऊपर आधारित राजनीति की, जातियों के हिसाब से गणना की जाए, तो ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि देखिए, जातियाँ तो सब जगह है, हो सकता है किसी राज्य में असर ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन बिल्कुल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी 3 राज्यों में करने जा रही है, उसको देखकर लगता है कि जो विपक्ष के लिए जो जाति वाला मामला था वो भी उनके हाथ से निकल रहा है। तो अब इन सब के चलते उन्हें ये सोचना होगा कि क्या हमारी एकता में उतनी शक्ति वाकई में है। फ़ोटो खिंचवाने तक ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, जब वोट की बात आती है, तो वो वोट में कन्वर्ट होती है क्या? सो आई थिंक एक सबसे बड़ा सेटबैक तो ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा विपक्षी दलों के लिए ये कि 2024 लड़े तो कैसे। मतलब आप है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप खेल में उतर रहे हैं उससे पहले आप मान के चलते कि हम हार रहे हैं, हम कितना कम तरीके से हारें।
बिल्कुल। उस तरीके से अगर आप उतरते हैं तो आपकी हार तो निश्चित ही है, आपको इज्जत बचाने के लिए लड़ना है। ये नतीजे उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं फिर एक बार फिर से कह दूं, ना मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई पार्टी के हिसाब से कहता हूँ, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात जो है वो ये कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर सबसे बड़ा भरोसा है वो मतदाताओं को, कि राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी हो, फेस हो न हो, फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए क्लियर कट है कि सेंट्रल लीडरशिप मोदी जी फेस हैं, उनके दम पर राज्य का भी इलेक्शन लड़ा जाएगा, नगर पालिका का भी लड़ा जाएगा और पूरा आपका यूनियन इलेक्शन भी उस पर लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ और है कि जहां एमपी राजस्थान में काफ़ी कड़ी कांटे की टक्कर मानकर चल रहे थे लोग, वहां पर एक तरफा जीत होना बीजेपी में भी बड़ा जोश और भरेगा कि अब 2024 के लिए अब है ना, अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है। या अब 2024 में इतने दावेदार होंगे बीजेपी के पास टिकट्स के लिए कि वो किसको दे किसको ना दे, ये वाली समस्या होगी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। सो आई थिंक बहुत सारे लेसन्स है पॉलिटिकली, और ये मैं पूरा जो ऑब्जर्व करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा बीजेपी के लिए है, क्या चैलेंजेस इंडिया गठबंधन के लिए। सो आई थिंक 2024 बड़ा टफ होगा इंडिया के लिए। अब वो वैसा हाल है, इन रिजल्ट्स को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अब वो हार कितनी कम करें उसके लिए लड़ेंगे, इज्जत के लिए लड़ेंगे। एक ही चीज़ है कि साउथ में अभी भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन ये नॉर्थ के नतीजे साउथ में भी थोड़ा जोश भरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है 2024 के इलेक्शन के पहले। बिल्कुल, तो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है 2024 का चुनाव। गोपाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी अनिल जी ने भी बताया कि ये सेंट्रल लीडरशिप का एक बड़ा कमाल है कि इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। तो आप जरा बताइए कि आप लोगों को भी ये अनुमान नहीं था कि एमपी में आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो ये कैसे हो गया? ग्राउंड पर कौन सा मुद्दा ज़्यादा हिट कर गया? देखिए, मैं तो अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला इशू है, उसका एंटी इनकम्बेंसी वर्ड तो यूज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट ये है कि सरकार, जो जनता है, उसका अपोजिशंस के प्रोमिसेस पे, उनके जो संकल्प पत्र है या जिसको मैनिफेस्टो, उस पर पूरी तरह से विश्वास ख़त्म हो गया है। आप पिछले कर्नाटक का इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, मध्य प्रदेश पिछला इलेक्शन देखिए, और हिमाचल, अपोजिशन को जनता ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं और उसमें उसके अपोजिट वर्सेस मोदी गारंटी है, तो यह जो फ़र्क है जनता के मन में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतृत्व में ग्राउंड जो कहती है वो पूरे मनोयोग से कहती है, पूरे संकल्प के साथ कहती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात लगा देती है। यह है मोदी गारंटी। आज अगर राजनेताओं के ऊपर लोगों का मोह भंग हो गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, उसके अंतर्गत ये जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये जो फॉल्स प्रॉमिसेस है, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल, उसके पहले मध्य प्रदेश, जो जिस तरह से अपोजिशन के ये जो प्रॉमिसेस हैं वर्सेस मोदी गारंटी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, ये पॉजिटिव वोट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि, मुझे किसी ने कहा कि ये जो कांग्रेस ने कुछ सनातन धर्म, हनुमान, भगवान राम, इनके खिलाफ जो अपोजिशन ने कुछ बातें की, मुझे लगता है कि यह पॉजिटिव वोट है गुड गवर्नेंस का। भारत, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एस्पिरेशनल भारत है, यह जनता में एक विकास के प्रति पॉजिटिविटी, अर्थव्यवस्था को तेजी से ले जाने के प्रति पॉजिटिविटी, भारत का सम्मान पूरे विश्व में, ग्लोबल लीडरशिप की बात करते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकसित भारत का सामूहिक संकल्प लेके चल पड़े हैं। तो वो कहते हैं ना, देश चल पड़ा है, एस्पिरेशनल भारत चल पड़ा है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए भारत चल पड़ा। उसमें अंतर्निहित यह है कि स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए और वह मोदी जी के अंतर्गत है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक जो मजबूत लीडरशिप है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये कमाल है कि इस तरह की विक्ट्री हो रही है। अब जरा बग्गा सर, आप जरा बताइए, जब 11 बजे आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि इसे 2024 का सेमीफाइनल कहा जाए या ना कहा जाए, इसके लिए आपको थोड़ा और वक्त चाहिए, आप कुछ और एनालाइज करेंगे। पिछले 2 घंटे में सर, अगर आप जो आंकड़े आए हैं उसमें यह है कि करीब करीब 50% का वोट शेयर बीजेपी को एमपी में मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि ज़बरदस्त है। तो अब क्या सर आप इस बात को मानेंगे कि वाकई ये 2024 का सेमीफाइनल है?
नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, जो गोपाल जी ने भी कहा, अनिल जी ने भी कहा, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें मुद्दे क्या थे, एक तरफ था कि इस तरह की आप नफरत फैलाइए करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पे, और एक पेड पार्लियामेंटेरियन के क्वेश्चंस पे आपने उठा दिए सवाल, अडानी अंबानी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको खारिज कर दिया। दूसरा, सनातनियों के अगेंस्ट किसी सदन पार्टी ने बहुत अपशब्द कहे, उसके आप समर्थ में आए और समर्थन किया। चाहे आप जाके मंदिरों में मत्था टेकते हैं इलेक्शन से पहले, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस पब्लिक ने देख लिया कि डेवलपमेंट कहाँ है, गवर्नेंस कहाँ है। तो इस बारी मृत्युंजय, जो मेन थिंग क्या थी कि सेंट्रल पॉलिसीज और सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में कमान थी, माइक्रो मैनेजमेंट थी सेंट्रल लीडरशिप, और उनका जो चला, जो मोदी जी का गारंटी चला इधर रीजनल लेवल पर भी, ये बहुत ही एक कंटिन्यूटी प्रदान करता है 2024 के लिए। तो पहले मैं कल भी कह रहा था, ये सेमीफाइनल मत देखिए, क्योंकि सेमीफाइनल अलग होता है, क्षेत्रीय इश्यूज अलग होते हैं और नेशनल इश्यूज अलग होते हैं। इसमें तो मैं कहूंगा एक पड़ाव हमने तय किया कि अब 2024 में जब प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन बन के आएगा कि मोदी जी वर्सेस एनीबॉडी, तो तब तो सवाल उठता ही नहीं है। और यही निवेशक देखेंगे कि इतने एंटी इनकम्बेंसी में भी आप इतना 50% वोटर शेयर ले गए। छत्तीसगढ़ में रुझानों के विपरीत इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, जो लास्ट 2 महीने से मोमेंटम चेंज हुआ था, वो प्रदर्शित हो रहा है। राजस्थान उलटफेर होता है, ये चलता रहा है पिछले 4-5 बारी से, बट अच्छी एक लीड मिली है राजस्थान में भी। तो 3/4 बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, और ये मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो कल को ऑल टाइम हाई एक और बारी लगते होने में कोई बड़ी बात नहीं है। सर, यह बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितने भी एग्जिट पोल आए थे, किसी में भी इस तरह के नतीजे नहीं दिखाए गए थे। तो एग्जिट पोल के अनुमान के खिलाफ भी ये नतीजा है, और नतीजे बहुत ज़बरदस्त है। अब अनिल सर, सुबह 7 बजे से अपनी बड़ी कवरेज जारी है, मतलब 6 घंटे का वक्त हो चुका है, 6 घंटे से ज़्यादा का। बहुत सारे दर्शक आपसे मार्केट के बारे में सुनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो हमारे ऑडियंस हैं। अब जरा आप बताइए कि आपके हिसाब से इस नतीजे से मार्केट बहुत खुश है या मार्केट का मूड ये है कि ये तो होना ही था? नहीं, छप्पर फाड़ के मिला है मृत्युंजय। कहाँ तो लोग 5 में से 5 जाने की बात कर रहे थे कि हो सकता है 5 चले जाए, 1 भी आ जाए तो ठीक है, 2 आ जाए तो कहने ही क्या। मतलब 3 तो मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ मार्केट के एंगल से, कि मार्केट के किसी एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचा कि 4 में से 3 राज्य आ जाएंगे। मिजोरम तो खैर पहले से पता था, तो और तेलंगाना का भी पहले से पता था कि किसको जाएगा वही देखना है, बीजेपी को तो नहीं आना। तो बीजेपी को जहाँ 3 जगह आने के चांसेस थे, 3 में से 3 आ रहे, ये मतलब ये पास नहीं हुए ना, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए, ये तो मतलब टॉप ही किया है, यूनिवर्सिटी या जो भी एग्जाम था उसको टॉप किया है, ये वैसा रिजल्ट है। और इस रिजल्ट से मतलब इससे ज़्यादा मतलब मार्केट का तो मैं बताऊँ टाइम चल रहा है। मतलब है ना, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी खबर आई जाती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। पहले लग रहा था लोगों को मतलब फेड ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रखेगा, तो वहाँ से अच्छी खबरें आने लगी, अमेरिका भागने लगा, एफआई जो भाग गए थे वापस लौट के आए और दम लगा कर खरीद रहे हैं। लाइफ हाई पे मार्केट है, और सोचिए इलेक्शन के ठीक 1 दिन पहले लाइफ हाई बना रहे हो आप, मतलब ये कॉन्फिडेंस है। मतलब देखो बाजार का दम, पैसे का भी दम है और सेंटीमेंट का भी दम है। सो आई थिंक बाजार के लिए डायरेक्शन बहुत क्लियर है। अब 2024 का डर निकल गया बाजार से, डर निकल गया। इलेक्शन के रिजल्ट में जो होगा, सेमीफाइनल है, फाइनल है, आप जाने। लेकिन 2024 के पहले जो लोगों के मन में डर था ना कि आएगी नहीं आएगी बीजेपी, आएगी तो 300 आएगी कि 250 आएगी, जोड़ तोड़ के सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, गठबंधन एक साथ आ गया तो क्या होगा, जाति के आधार पे वोट पड़ गए तो क्या होगा, धर्म के आधार पे पड़ गए तो क्या होगा, वो डर बाजार से निकल जाएगा। और एक और चीज़ जो बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा 2 चीज़ मतलब वो समझना जरूरी है। पहला, ये वोटर डेवलपमेंट समझता है और डेवलपमेंट को वोट देना चाहता है। 7.6% दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, और 5वें नंबर पर होकर फास्टेस्ट है। ऐसा नहीं आप 30वें 40वें 50वें नंबर पर बैठे हो, छोटी सी इकोनॉमी है और परसेंटेज बड़ा दिख जाता है। बड़ी साइज़ की इकोनॉमी जब हाईएस्ट ग्रो करती है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सबको आता है, आप पे, हम पर, सब पर आता है, तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो पहला वो डेवलपमेंट को वोट है। दूसरा,
कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी को वोट है। और तीसरा सबसे बड़ा एक और मैसेज जो पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक है, फ्रीबीज को वोट नहीं है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना बड़ा असर डालती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है, राइट, लेकिन शायद वोटर कहीं ना कहीं ये समझदार हो रहा है, अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मुझसे ही लिया जाएगा, मुझसे नहीं लिया जाएगा तो मेरे भाई से लिया जाएगा, राइट। सो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स को कुछ हद तक मतलब नकार रहे हैं वोटर। सो आई थिंक बाजार के लिहाज से मतलब तोड़ फोड़, आउटस्टैंडिंग, सुपरलेटिव, जो बढ़िया शब्द आपको लगे वो इस्तेमाल कीजिए। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था नतीजों के लिहाज से। कल सर मार्केट कितना गैप अप? आपको कितना चाहिए? ऑल टाइम है बग्गा जी बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए कम से कम डबल सेंचुरी तो मारना चाहिए, लेकिन मेरे फेवरेट क्रिकेटर जो तेज खेलने के मामले में और मतलब जो कहते हैं कि गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देने के मामले में जब मारना है तो ढंग से मारना है, वो थे वीरेंद्र सहवाग। और ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग से बढ़िया कोई मारता नहीं है। तो मुझे आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट ये है, 100 पॉइंट तीनों स्टेट को दे दीजिए। 300 पॉइंट तो निफ्टी ऊपर खुलना चाहिए। 300 पॉइंट मार्केट पर जो आप सुनना चाह रहे थे, जो सुबह से जो आपके सवाल आ रहे थे, उसका जवाब आपके सामने आ गया है। इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन आनंद पांडे जी आप जरा बताइए सर, छत्तीसगढ़ में क्या खेल हो गया? एग्जिट पोल में ये दिखाया गया था कि कांग्रेस वहाँ ठीक ठाक मार्जिन से जीत रही है, ऐसा हुआ नहीं, और जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तब भी कांग्रेस आगे चल रही थी। ये पासा पलटा कैसे पांडे जी? देखिए, मुझे लगता है, देखिए आप अगर हम छत्तीसगढ़ की खास तौर से बात कर रहे हैं क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ का सवाल है, लेकिन अगर मैं तीनों स्टेट में देखें, मैं ग्राउंड पे हूँ, ग्राउंड जीरो पे हूँ, मैं चीजों को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। मुझे लगता है जो हमारे बाजार के साथी बाजार के लिहाज से बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सब अच्छी बातें। मुझे लगता है कि बीजेपी ने तीनों ही स्टेट में बहुत शानदार चुनाव लड़ा है। मैं 15 तारीख की शाम के जब कैनवासिंग बंद हो रही थी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तब मैंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट पे मैंने भी बोला था कि बहुत मेहनत से चुनाव लड़ रही है। मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं, तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि मैं तीनों स्टेट में आपको बताऊं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट में बीजेपी काफी पीछे दिखाई दे रही थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले काफी पीछे दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ये स्थिति भांपी सेंट्रल लीडरशिप ने, सेंट्रल लीडरशिप का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे होता है अमित भाई और नरेंद्र मोदी, जब इनको लगा कि ये अगर हमने इसमें इंटरवीन नहीं किया, हम अगर इसमें एंटर नहीं हुए तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, और उन्होंने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली 3-4 महीने पहले। और इसके बाद मैं आपको एक एक कदम बता सकता हूं बीजेपी का कि इतनी योजनाबद्ध। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग के यहाँ लाडली बहना का बड़ी बात चल रही थी कि आप लाडली बहना ने बहुत काम किया नो डाउट। 1,31,00,000 महिलाओं को उसका फायदा मिल रहा है लाडली बहना का। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रचारित अगर कोई योजना है तो लाडली बहना योजना है। पिछले 3 महीने से हम लोग के यहाँ 10 तारीख को उसकी किस्त जा रही थी, 10 तारीख को उसकी डेट फिक्स कर दी थी, हर महीने की 10 तारीख को किस्त जा रही थी। इस बार नवंबर में वो किस्त 7 और 8 तारीख को गई। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया, प्रीपोन क्यों किया? प्रीपोन इसलिए किया कि 10 तारीख को धनतेरस पड़ रही थी, तो शिवराज जी ने और उनकी सरकार ने कॉल लिया कि भाई महिलाओं के हाथ में पैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल फैसला था उनका, वो दूसरी बात है। तो उन्होंने 7 और 8 तारीख को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। इसके बाद 13, 14 और 15 को जो किसान निधि आती है, किसान सम्मान निधि, वो किसानों के खाते में आई। तो ये 1 और 17 तारीख को हम लोग क्या वोटिंग होना थी, तो ये जो पूरे 7-8 दिन रहे, 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो कई परिवारों में पैसा वहां पहुंचता रहा। और आप यहाँ पे देखेंगे, और सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इसके सिवा यहाँ पे ये बोला गया कि साहब संगठन ने वोटिंग के दिन 17 तारीख के, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे नजदीक आतेगा चुनाव, वैसे वैसे बीजेपी की तैयारियां, बीजेपी की परफॉर्मेंस सुधरती गई। हम बात कर रहे हैं, जितने भी पैनलिस्ट आ रहे हैं सब इस बात को जो मतलब बहुत ही पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो बीजेपी की तैयारी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जरा प्रकाश चंद जी, एक छोटा सवाल संक्षेप में आंसर चाहूंगा आपसे। आप जरा बताइए 2 ऐसे बड़े मुद्दे जो आपको लगता है कि एमपी में काम कर गया और एमपी में एकदम जबरदस्त विक्ट्री बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। 2 मुद्दे सर। होता जी। पहली बात तो बहन की, जो बात हम सुबह बात कर रहे थे आपसे कि बहनों, लाडली बहनी योजना जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में वो क्लिक कर गया महिलाओं को। देखिए छत्तीसगढ़ के, एक सेकंड खाली लूंगा कि छत्तीसगढ़ में 2018 में महिलाओं ने इसीलिए कांग्रेस को वोट दिया था, शराबबंदी होगी, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस बार पे अगर बात करें हम, तो महिलाओं को जो बात की गई कि पैसा दिया जाएगा या बाकी चीज होंगे, वो बड़ा क्लिक कर गया। एक दूसरी बात है जो केंद्रीय नेतृत्व था, जिस तरह से उन्होंने, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, सारे बड़े चेहरे को उतार दिए।
आपने गिना बड़े दिए चेहरा- सर, एक तो बड़े चेहरे और दूसरा आपने कहा कि लाडली बहना योजना ये काम कर गई वहां पर, ठीक है। अब जरा गोपाल जी आप बताइए सर, एमपी में और राजस्थान में सीएम कौन? गोपाल जी। नहीं, देखिए ये तो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड का फाइनल डिसीजन होता है उसका ठप्पा लगता है, वही तय करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो एमएलए चुन के आते हैं उनकी भी आकांक्षाओं को, उनके विचारों को भी समाहित करते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात को भी हमें सब ध्यान में रखना है कि इसीलिए जीतती है कि लोगों की बातों को, चाहे जनता की बात हो या पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातों को तवज्जो दिया जाता है, उनकी भावनाओं को सही ढंग से एनालाइज करके डिसीजन लिया जाता है। डिसीजिव की यूनिफॉर्मिटी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजिव लीडरशिप है, बट वो आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लेती, वह पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी को एनालाइज करके चीज़ों का डिसीजन लेती है। यह सरकार की पॉलिसीज़ में भी है, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी है, पार्टी के संगठन के डिसीजंस के अंतर्गत भी है। तो चीफ मिनिस्टर की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, कौन सी योजनाओं का तवज्जो देना है, इन सब की बात है। और एक अभी मैं अनिल जी की बात पे एक बात और कहना चाह रहा था कि आपने पूछा था कि सेमीफाइनल की बात, जो आप कह रहे थे कि क्या ये सेमीफाइनल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इतने लोगों से, आर्थिक लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ, बातचीत होती रहती है। जो भारत के प्रति, इकोनॉमी के प्रति या स्टॉक मार्केट तो उसका मैनिफेस्टेशन है, बट जो पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए सेंटिमेंट है, जिसमें पूरा वर्ल्ड आज पार्टिसिपेट करना चाहता है भारत की अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण वो आगे जाके भारत को उत्साहित भी कर रहा है और पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उसमें अंतर्निहित ये एजम्पशन है कि स्ट्रॉन्ग करंट लीडरशिप विल कंटिन्यू इन 2024। एक बात कही सर, इसी पर अनिल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। गोपाल जी, अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, अनिल जी का सवाल सर आपके साथ। गोपाल जी, कल मैं बहरीन में था, वहाँ बहरीन के सीए चैप्टर का एक प्रोग्राम था, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, जहाँ पर जीसीसी वाले 7 देशों के प्रतिनिधि होते हैं। बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ मेरा स्पीच वगैरह प्रोग्राम था। और मार्केट में इस वक्त आपको पता ही है, हिंदुस्तान को लेकर सबका इंटरेस्ट है, और स्पेशली जो हिंदुस्तान से गए हुए वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका तो ज़्यादा ही होता है। सो सबको वो मन में रहता है कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा। तो मैंने उनको, मुझे पूछा कि भाई होगा क्या अनिल जी, तो मैंने पूछा कि आपको इलेक्शन से डर क्यों है ना। इलेक्शन तो हर 5 साल में तो डर इसलिए होता है कि अगर सरकार बदली किसी रीज़न से तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ रहेगी नहीं रहेगी। सो एक सरकार वापस से आने पे उनको ये पता है कि 5 साल से या 10 साल से जो पॉलिसी चल रही थी वो पॉलिसी आगे रहेगी। तो मैंने एक डिपस्टिक सर्वे करवाया वहाँ पे, मैंने ऑडिटोरियम में जितने लोग थे मैंने कहा चला आप हाथ खड़ा करिए, मान लीजिए आज आपको सबको वोट देना है, ठीक है, आज इलेक्शन है 2024 के और आप हिंदुस्तान में आपको वोट डालना है, आप किसको वोट डालेंगे? तो 80% से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने बीजेपी के लिए हाथ खड़ा किया। मैंने कहा जब आपको अपने पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, अगर आपको लगता है 80% ये लोग सोचते हैं, मैं परसेंटेज में, रेशियो में नहीं जा रहा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पॉइंट जो है गोपाल जी, जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ, मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, चूँकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बड़ी गहरी समझ और पकड़ रखते हैं आर्थिक मामलों की, क्या मायने हैं इस जीत के, और इस जीत से 2024 और आगे आने वाले 5 साल के लिए इकोनॉमी, बाजार को क्या डायरेक्शन मिलता है? देखिए, बात ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल, सबसे मैं भी चर्चा करता हूँ। ग्लोबल परसेप्शन नैरेटिव या इकोनॉमी के लिए भी, भारत का भी और इंडस्ट्रियलिस्ट का, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे लोगों का खर्चा करने के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो, या जो लोगों का खर्चा करने के लिए कैपिटल गुड्स लेने की बात हो, यह परसेप्शन नैरेटिव और उनका फ्यूचर आउटलुक पे भी डिपेंड करता है। ये कई बार आपस में कैटलाइज करती हैं ऑटोमेटिकली। तो इन्वेस्टमेंट का जो आना है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को लेके आना है, या लोगों का खर्चा, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव सेंटीमेंट पे आगे बढ़ रही हैं। तो यह एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव परसेप्शन केवल हमारा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का है, लोगों का है। और दूसरी बात यह है कि ये अंडरलाइंग फैक्टर है। कई लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव चलाने की कई बार कोशिश करते हैं, अरे इंडियन इकोनॉमी ऑटो पायलट मोड पे आ गई है। ऐसा नहीं है।
2008 में भी कई सारे फैक्टर्स थे जो पॉजिटिव थे, लेकिन इनडिसिसिव लीडरशिप और रिफॉर्म्स एजेंडा को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और उसके कारण, लीकेजेस के कारण डीरेल हो गया, तो इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए। तो यह जो ऑटो पायलट मोड में कुछ सोचते हैं, इकोनॉमी वैसा भी नहीं है। डिसिसिव लीडरशिप, प्रो रिफॉर्म लीडरशिप, इकोनॉमी को महत्वपूर्ण मानने वाली लीडरशिप का रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, और उस बात को भी लोग मान के चल रहे हैं कि वह लीडरशिप जो है वो मोदी जी के अंतर्गत ही, मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत को मिलती है। तभी अब देखिए ना, विकसित भारत का संकल्प लेके चले, विकासशील भारत से अब हम विकसित भारत के ऊपर आ गए हैं। तो यह अपने आप में ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, या जिसको एस्पिरेशनल भारत हम कहते हैं, इसका यह जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट द रीज़न यह है कि डिसिसिव लीडरशिप, कमिटेड लीडरशिप, प्रो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट लीडरशिप। अब भारतीय जनता पार्टी, मैं अर्थव्यवस्था को देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नेशन बिल्डिंग में पार्टनर मानती है। वी आर नॉट शाई ऑफ दिस। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका टेक है इसके ऊपर जो बात आपने कही, और यही बात जो अनिल सर ने कही कि जो बहरीन में इन्होंने जो सीन देखा, तो आप इसे समझिए कि भारत की जो ग्लोबल छवि है इस वक्त वो क्या बन रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना समझना। लेकिन बग्गा सर, अनिल सर ने कहा कि ट्रिपल सेंचुरी से कम पर बात बनेगी नहीं, तो सर इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आपने भी कहा कि ऑल टाइम हाई, वो तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी पर आपका इसमें कोई एडिशन है, क्या है सर? मतलब बग्गा सर, देख, मृत्यु जी का सवाल अच्छे से समझिएगा। वो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल सेंचुरी अनिल सर ने कही है, मतलब 300 तो मैंने बताया, अब इसके ऊपर आप कितने जोड़ते हैं वो बताइए। आप कितना देंगे? नहीं, बट अनिल जी, पिछले 2 महीने में मैंने भी 8 इंटरनेशनल डेलीगेशंस को एड्रेस किया है वेरियस कंट्री से। 1-2 जगह आप भी थे और समीर था मेरे साथ, और इतना महत्वपूर्ण वो देख रहे हैं भारत का ग्रोथ और भारत में निवेश करना। इतने क्वेश्चन पूछे, भाई डिफेंस में आप इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, रेलवेज का किस तरह जा रहा है, कहाँ रेलवेज का खर्चा हो रहा है, इतने डेप्थ में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। और ये ऐसे इन्वेस्टर्स थे अनिल जी के जिन्होंने अभी तक भारत में नहीं किया निवेश। पुराने तो ठीक है, सन 94 से हम समझाते रहे विदेशी निवेशकों के भारत में क्या है, बट नए निवेशक, नए तबके, नए पेंशन फंड्स जो पहले इन्वेस्टेड नहीं थे भारत में इतना, जो अभी, और कुछ ऐसे भी थे जो चीन से पैसा निकल रहा है, वो देख रहे हैं कि भाई चाइना +1, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमीज में दिख रहा है कि चीन उनकी इकोनॉमी से क्या कर रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉलिसी कंटिन्यूटी, जो मैंने कहा कि एक पड़ाव है। सेमीफाइनल वगैरह तो मैं नहीं कहूँगा, बट कहूँगा एक पड़ाव ज़रूर आ गया आज कि क्या चला, जो सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिसीज, ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन चला, वो पॉलिसी कंटिन्यूटी बनाता है। और हम जो कह रहे थे अनिल जी कि शायद फरवरी-मार्च तक मार्केट टॉपिश हो जाएगा, फिर 1-2 महीने का वॉलेटिलिटी रहेगा जब तक नई सरकार का क्लैरिटी नहीं आता। आई थिंक आज के जो इलेक्शन का नतीजा आया है, वो बहुत हद तक उस वॉलेटिलिटी, वो जो उसका जो एम्पलीट्यूड है और उसका जो मोमेंटम है, दोनों वो खत्म करता है। ये बहुत अहम है मार्केट के लिए, जो कंटिन्यूटी आती है, वो मैं कहूंगा। तो 300 तो मुझे भी लग रहा है इसमें बग्गा साहब इसमें एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आमतौर पर हमने ये देखा है कि जनरली कोई नए लीडर के साथ, नई सरकार के साथ जब वो मेजोरिटी में आते हैं तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है पब्लिक की, और वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो बाद में इलेक्शंस होते हैं उसमें सीटें कम आना शुरू होता है। आपने तो कई बार मुझे मेरे शो में बताया भी कि फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में इलेक्शन होता है, अमेरिका में अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, इलेक्शन के 1 साल बाद अगर आप उस प्रेसिडेंट की पॉपुलरिटी देखेंगे तो हमेशा कम होती है। बग्गा साहब, एम आई राइट? जी, बराबर है। ये यहाँ उल्टा कैसे हो रहा है? मतलब ये सवाल आपको पूछना चाहिए पहले से, ये उल्टा कैसे हो रहा है? हर इलेक्शन के साथ अभी आपने गुजरात के इलेक्शन देखे, हाईएस्ट एवर सीट्स आई हैं बीजेपी को। एमपी में कोई सोच नहीं सकता था कि
मतलब हाँ, मतलब वो मीम्स चल रहे थे, दो लोग डांस कर रहे हैं, बराबर की टक्कर है, ये है वो है, ऐसा वैसा, मतलब कहाँ कोई टक्कर जैसा कुछ दिख नहीं रहा। बीजेपी का राजस्थान में भी, मैं तो अभी दिवाली पे जाके आया था, तो लोगों को लग रहा था बड़ी तगड़ी फाइट है। कई सारे लोगों को लग रहा था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर शायद बीजेपी में नहीं हुआ है, तो उतना आराम से जो जीतते थे शायद नहीं, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ तो कोई सपने में नहीं सोच रहा। सो आई थिंक ये समझने वाली चीज़ है कि ये कैसे हो रहा है। आई थिंक ये एक सवाल पूछ के देखना चाहिए। पॉपुलरिटी आमतौर पर धीरे धीरे घटती है, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, बढ़ कैसे रही है? इसका जवाब हमारे विपक्ष का नुकसान बढ़ रहा है। हाँ, और ये हाल तब है सर जब नहीं, इसमें मैं ज़्यादा गोपाल जी की बात से सहमत हूँ कि उनका ये कहना है, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव वोटिंग है। नेगेटिव वोटिंग, आप किसी से दुखी हो तो एक तो है ना, वोट डालने जाते तो आप इस इरादे से आते इसको हराना है ना, मुझे ये पसंद नहीं, इसको हराऊंगा। और दूसरा है कि मुझे ये पसंद है, इसको वोट दूंगा। अब तक कई सारे इलेक्शन आज़ादी के बाद ज़्यादातर इसलिए लड़े जाते थे कि ये पसंद नहीं, इसको हराना है। क्या पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है? तो हमारे ये जो दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप इनसे पूछिए, मुझे लगता है ये अच्छे से जवाब दे पाएंगे, हम तो इस मामले में कम समझते हैं। क्या कहीं वाकई में ये ट्रेंड बदल रहा है, पॉजिटिव वोटिंग हो, क्या ऐसा हो रहा है? ये होता जी, हो रहा है। ये आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव वोटिंग का नतीजा है? पॉजिटिव तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक महीने में बीजेपी जो फील्ड पे रही, अब मेरे बीजेपी के साथी जो है वो शायद सहमत ना हो, लेकिन अगर बीजेपी को देखेंगे और उनकी जो पॉलिटिक्स का पैटर्न को देखेंगे, मध्य प्रदेश में अलग था, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें या राजस्थान की बात करें, आखिरी तक टिकट किसको मिलेगा, वसुंधरा को मिलेगा नहीं मिलेगा, 5वें राउंड पे उनका जारी हुआ। रमन सिंह का क्या स्थिति रहेगी, आखिरी में उनको लगा कि नहीं, अब रमन सिंह को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें जो थी वो पॉजिटिविटी को कम कर देता है। हाँ, जो सरकार थी, जो सरकार वर्तमान की है, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ज्यादा वोटिंग हुई, यानी कि जनता को लगा जो हमको खाली बातें नहीं, जो पिछली बार वादा किए थे उसको लेते हैं। और एक बड़ी बात है सर, जिसको लेकर हमारे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने जो बात कही, जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास और शांति दोनों को ढूंढना। ठीक है, लेकिन एक बात आप बताइए, होता जी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। होता जी ने शुरुआत में जो बात बोली, बड़ा मैसेज उसमें गोपाल जी के लिए। गोपाल जी, सुना आपने टिकट देने में, ये करने में टाइम लगाया। होता जी कह रहे कि ये क्या होता तो, और अगर शायद ये होता तो आप 3/4 मेजोरिटी लेके आते। देयर इज अ लेसन एक्चुअली। नहीं, देखिए नहीं अनिल जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैंने एक तो काम कर रहा हूँ खुल के, वह आखिर तक जनता की या हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समाहित करके आगे बढ़ता। दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी मोदी जी के, उसके ऊपर जनता का अटूट विश्वास है, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं, और प्रॉमिस जो कर रहे हैं उसको जनता को विश्वास है कि वो डिलीवर करेंगे। एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आखिर तक पार्टी एनालाइज करती है कि लोगों का, कार्यकर्ताओं का क्या मानना है, क्या फैक्टर। देखिए, इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं पुल्स एंड पुश के। आप उन फैक्टर्स को समाहित करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो उसको चुनते हो, जिसमें सबके स्टेक होल्डर्स की बातों को समाहित करके आप निर्णय लेते हो। तो ज़रूर आप कुछ लोगों को तो एंटेगोनाइज करोगे, लेकिन आप लार्जर इंटरेस्ट में लेते हैं, इस बात को भी समझते हैं लोग। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं। और एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी अपोजिशन लीडरशिप की है, ना कि उनके ऊपर कि उनको जब भी चांस देते हैं केवल फॉल्स प्रॉमिस, कोई इंटेंशन नहीं है उनकी कि उन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। तो ये जो जन कल्याणकारी योजना है, अब राजस्थान का ही ले लीजिए, 25 लाख का आयुष्मान भारत में उन्होंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस का 12 लोगों को दिया है, और केंद्र ने 1,37,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ पहुंचाया है। अब एक व्यक्ति, ये जो आपने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर हुआ है। लेकिन होता जी, जो बात आप कह रहे थे कि ये पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है, आप जरा देखिए जो 3 राज्य, जो हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य, आप MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी आप शामिल कर लें, यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से जब कैंपेन किया गया, एग्रेसिव कैंपेन, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि CM का चेहरा साफ तौर पर रख दिया गया हो इन राज्यों में, है ना, और बहुत कंफ्यूजिंग था कि कौन CM होगा। उसके बाद भी आप देखिए कि इस तरह की विक्ट्री हुई है।
तो ये बात तो आपको माननी होगी ना कि एक पॉजिटिव लोगों में इस बात को लेकर भरोसा था केंद्रीय नेतृत्व पर कि भाई जो भी आएगा बीजेपी की तरफ से तय किया जाएगा और काम बढ़िया होगा ग्राउंड पे, और इसीलिए लोगों ने आंख कान मूंद के इस तरह से जबरदस्त वोटिंग की है। इसको तो आप मान रहे हैं ना होता जी? देखिए, आंख कान बंद करना ठीक है, अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो आपकी बातों से 100% सहमत होता। आप एक गूगली फेंके, हम उसका जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस ने क्या किया, कास्ट पॉलिटिक्स पे उतर आया। उनको लगा हम ओबीसी की पत्ता खेलेंगे, उनको लगा हम जातीय जनगणना को बात उठाएंगे, हो सकता है लोग हमारे तरफ आ जाए। भूल गए 2014 में उन्होंने ही कास्ट सेंसस करवाए थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए कि उसको सामने रखे। इस बार क्या हुआ, कांग्रेस, अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, साहू वर्सेस कुर्मी, ये बात को उन्होंने सामने रख दिया। अब देखिए, बड़े बड़े नेता, इवन भूपेश बघेल भी इस चक्कर में पीछे रह गए। वो कुर्मियों के बड़े नेता है, जो साहू कम्युनिटी के होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू पीछे रह गए, और दूसरी तरफ जितने बाकी साहू थे वो सब आगे आ गए। कास्ट कंपोजिशन को सामने रखा, लीडरशिप पे जैसे उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को भी उतारे, रेणुका सिंह को यहाँ पे उतारे, केंद्रीय मंत्री सबको उतारे, राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी कहा कि आप भी विधानसभा लड़िए, सबको लड़ाए, क्योंकि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। जंग में, लड़ाई में सब बराबर के रहते हैं, हथियार सबको उठाना होता है, और ये बीजेपी ने की। कांग्रेस में दिक्कत क्या हुआ, सब बड़े नेता हैं, सब अपने हिसाब से छत्र बनने की कोशिश किए, ये एक दूसरी दिक्कत। सबसे बड़ी बात अगर आप बोले, उन्होंने जो बात की कांग्रेस की, हर रणनीति सामने थी। राहुल गांधी खुल के बोलते थे कि हम कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही काम किया बिना बताए। और एक बात है, गोपाल जी मेरे बात पे सहमत होंगे नहीं होंगे, कोई नहीं कह सकता आज कि मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, या छत्तीसगढ़ में कौन होगा, या राजस्थान में कौन होगा, क्योंकि ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय लेंगे। और हो सकता है जिस तरह से हरियाणा में जीत मिली तो एक सरप्राइज था, जिस तरह से गुजरात में एक सरप्राइज था, या इधर अनिल सर, ये जो होता जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने और तैयारी कर ली होती, सीएम अनाउंस कर दिया होता, वक्त पे टिकट दिया होता, तो तस्वीर कुछ और होती। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब सिंपल है। देखिए मृत्युंजय, अगर है ना, मैं तो बचपन में बहुत खेलता था, और मैं खेलने में भी अच्छा ही था, मतलब बुरा नहीं था। तो कभी कभी क्या है, जानबूझ के भी खराब खेलना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला अगर ये बोल दे मैं तो खेलूंगा ही नहीं, तो आप खेलोगे किसके साथ, है ना। सो अगर होता जी की बात मान लें और समझ लें कि गोपाल जी ने उसको लागू कर दिया कि आप समय से पहले टिकट बांट दें, है ना, जिन लोगों को एक्सपेक्टेड है उनको टिकट दें, जिनको एक्सपेक्टेड नहीं है उनको ना दें। फॉर एग्जाम्पल तोमर साहब को लड़वा दिया, ऐसे कई सारे केस, बड़े बड़े लोग जाके मंत्री लड़ रहे हैं, सांसद लड़ रहे हैं। मतलब वो कई बार होता है ना कि गोपाल जी को कहे कि आप सीए तो हैं, अब वापस से आप बीकॉम का एग्ज़ाम दीजिए, वैसा वाला मामला है। अब गोपाल जी को देना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो क्योंकि कहा गया है तो एग्ज़ाम देना, तो लोगों में वो वाली फीलिंग आती है। तो समझिए, अगर बीजेपी ने टिकट बहुत पहले और बहुत समय से बहुत अच्छे तरीके से दिए होते, ठीक है, और सीएम का फेस जो बता रहे, दूसरा पॉइंट जो होता साहब ने रखा कि सीएम का फेस बना देता है। अब ये अलग बात है, बीजेपी को क्या लगता है, मोदी जी फेस रखना ज़्यादा बेहतर है क्या सीएम का रखना। चलो मान लिया उनकी बात, तो क्या 90% सीटें जीत जाते हैं? और क्या चाहिए? तो फिर तो क्या मतलब, फिर तो वैसे ही हाल हो जाएगा ना, सामने वाले खेलेगा ही नहीं। बोले यार ऐसा एक वन साइडेड मैच क्या खेलना है, जब यहाँ मुझे जीतने के कोई चांस ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। ठीक है, हर एक पार्टी एक सिंपल सी चीज़ है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर आप जीतते हैं ना, तो आपने क्या अच्छा किया वो दिखता है, क्या अच्छा नहीं किया, क्या कम अच्छा किया वो नहीं दिखता। अब ये बीजेपी की लीडरशिप को, गोपाल जी को डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों चीज़ें अगली बार करनी चाहिए। गोपाल जी आप बताएं। गोपाल जी लगता है हमारे साथ वक्त नहीं है, लेकिन जो बात आपने की उससे ये लगता है कि होता जी कहीं ना कहीं जाने अनजाने बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कि मतलब अधूरी तैयारी में ये परफॉर्मेंस है। हाँ, अगर पूरी तैयारी होती तो क्या होता? ये ग्लेन मैक्सवेल वाला मामला है। टांग टूटी हुई है, दौड़ नहीं पा रहे, खड़े खड़े 6 मार रहे हैं, है ना, और डबल सेंचुरी मार दी। पता चला कि अगर अच्छे खाली खासे फिट होते तो 10 ओवर पहले मैच खत्म कर दे। जी होता साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, लेकिन इस चुनाव के एक और पहलू थी कि बाजार की हम बात कर रहे हैं जी, इंडस्ट्रियलिस्ट बीजेपी को प्रेफर किए, और उससे बड़ी बात है सट्टा बाजार। हर अखबार छापता है सट्टा बाजार क्या कह रही है। सट्टा को लेकर, महादेव वेब को लेकर दुनिया में छत्तीसगढ़ की सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन सट्टा बाजार भी साइलेंट था कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार है।
तो ये बड़ा दुविधा और कठिन बात होती थी। कई बातें थे जिसको लेकर कोई नहीं बोलते। सुबह मृत्युंजय जी, दीपक जी बार बार पूछते थे ये चार चेहरे के अलावा और कौन हो सकता है। वो यही बोलना चाहते थे कि क्या आपको लग रहा है कोई और जीत सकता है। लेकिन जिस मार्केट की हम बात करें, देखिए 2 साल का कोविड आया ठीक है, लेकिन सरकार को मार्केट को उछालने के लिए बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी समाहित करने के लिए रहना था। वो नहीं हो पाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा दिक्कत रहा। ये एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा। चर्चा सर होगी अभी, अब तो बहुत पॉलिटिकल पंडित इसको अपने अपने हिसाब से पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इस चुनावी जो नतीजे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। अश्विनी वैष्णव हैं, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं बीजेपी के। अश्विनी वैष्णव जी, जब मतदान हुआ उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा 135 प्लस सीट, हम लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। कितना, क्यों ऐसा यकीन था और अब ये बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और मोदी जी की गारंटी और जिस तरह का मध्य प्रदेश में काम हुआ है, उस सब को देख के एकदम स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। इसके बावजूद कि 20 साल से बीजेपी की सत्ता रही है, लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने काम किया है। साहब, पूरे भारत को विश्वास है आज कि मोदी जी की गारंटी वही एक सच्ची गारंटी है और मोदी जी की गारंटी है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उसी गारंटी पर आज सारा भारत को भरोसा है। बहुत धन्यवाद। तो अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, जिसने काम किया है। और देखा जा सकता है कि भोपाल में देखा जा सकता है। अच्छा, अब बग्गा जी एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मार्केट पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन इकोनॉमी को लेकर आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब चुनाव का वक्त आता है, खास करके लोकसभा चुनाव का, तब सरकारें थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और पॉपुलिस्ट कदम उठाए जाते हैं उस वक्त, और रिफॉर्म को लेकर कड़े कदम उठाने से सरकार डरती है। क्या इन चुनावों के बाद जो नतीजे अभी हम देख पा रहे हैं, इसके बाद सरकार का मोराल और बूस्ट होगा और क्या रिफॉर्म के कुछ बड़े और कड़े कदम हम हाल फिलहाल देख सकते हैं? बिल्कुल, उम्मीद बहुत है मृत्युंजय, क्योंकि नई सरकार जब आती है तो एक पॉलिटिकल कैपिटल उनका फिर से भर जाता है और वो धीरे धीरे फिर इरोड होता है। तो अब 2024 के मई के बाद एक और शुरुआत करने का बहुत बड़ा मौका रहेगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके लिए एक मैंडेट लेके आ सकती है सरकार। और दूसरी बात यह है कि अभी जो आंकड़े आए हैं फिस्कल डेफिसिट के, 45% ही फिस्कल डेफिसिट बजट के मुताबिक जो था, तो 100 अगर करना था 45 ही हुआ है अक्टूबर तक, तो और पिछले साल 46 था इस लेवल पे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा हुआ है वो 55% हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज वेलकम है क्योंकि वो मल्टीप्लायर लेके आता है इकोनॉमी में, वो तेजी प्रदान करता है इकोनॉमी को। और तीसरा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 51% हुआ है। तो अभी तक तो केंद्रीय सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि आप कह सके कि ये बहुत ज़बरदस्त वेलफेयर मेजर आ गया और इससे बजट का फिस्कल और कम होगा। उल्टा 15% जो टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं उससे फिस्कल स्पेस और क्रिएट हो चुका है केंद्रीय सरकार के पास। तो जो सिलेंडर वगैरह में कटौती की है कीमतों में, उसको जारी रख सकते हैं और साथ में तेल की कीमतें जो गिरी उसने भी हेल्प किया है सरकार को। तो अभी तक ये प्रदर्शित नहीं हुआ। अब जनवरी से देखना पड़ेगा। दिसंबर में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए ज़रूर सरकार आगे आएगी। देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में पार्लियामेंट के शीतकालीन अधिवेशन में क्या बोलते हैं। बट ओवरऑल फिस्कल टारगेट पे रहना हमें लग रहा है कि वो इस पे कायम रहेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अब अनिल सर एक बात और, चूंकि आपने बहुत ही मजबूती इसमें एक चीज़ में है ना, आप सवाल पूछे उससे पहले एक बग्गा साहब से एक सवाल पूछना, क्योंकि जैसा आपने बड़े फैसलों वाली जो बात है, बग्गा साहब आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि जितने देशों में जीएसटी लागू हुआ है जब भी, और उसके बाद जो इलेक्शन हुई वो सरकार वापस आ नहीं पाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक्चुअली। मतलब जहाँ जहाँ जिस देश में जीएसटी लागू किया गया वो उस सरकार को लोगों ने हटा दिया। तो कड़े फैसले लेने में, चाहे वो
आप अच्छा समझे बुरा समझे वो डिस्कशन का विषय हो सकता है, लेकिन जीएसटी हुआ, डिमोन हुआ, जो आप हर चीज़ को यूपीआई और आधार और पैन के साथ लिंक कर रहे हैं, बैंक से लेके एवरीथिंग, जो पैरेलल इकोनॉमी में को मेन इकोनॉमी में लाने की कोशिश सरकार की है, ये कड़े फैसले हैं, आसानी से पचते नहीं हैं। बिकॉज आप है ना एक पर्टिकुलर सिस्टम में काम करने की आदत होती है, आज़ादी के साथ ये चल रहा है, उसको जब बदलने की कोशिश करते हैं तो लोग बड़े छटपटाते हैं। तो क्या ये कहीं कहीं इस सरकार को उसका बेनिफिट मिल रहा है नेगेटिव जाने के बजाय, बगा साहब? बिल्कुल अनिल जी, और जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये जीएसटी पे आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी सरकार रीइलेक्ट होके नहीं आई। अगले 2 सालों में ज्यादातर सरकारें हार जाती थी, और ये एक जो 2019 में जीते जीएसटी लागू करने के बावजूद, ये दिखाता था कि लोग थक चुके थे, जो करप्शन और वो सब था, और डेवलपमेंट का मुद्दा कोई उठा रहा था, विकास का और इंक्लूसिवनेस का, तो उसको चांस देने को लोग तैयार थे। अब क्या अनिल जी, जो आपने शुरुआत में कहा था कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो आती है, क्या हो जाता है, लोगों को आदत हो जाती है। 21 करोड़ अब कुकिंग गैस कनेक्शन है, 8 करोड़ नए उज्ज्वला स्कीम में दिए गए। लोग कहते हैं हाँ गैस तो है अब हमारे पास 3 साल से, और नया क्या आप लेके आ रहे हैं। और उस माहौल में कोई फ्रीबी बोलता है भाई 2500 रुपए आपके अकाउंट में हो जाएंगे दाखिल, हर महीने जमा कर देंगे, तो ऐसे फिर सरकारें उखड़ जाती हैं। बट इस बारी जो काम हुआ है कि केवल डेवलपमेंटल प्लैंक और इतने नेगेटिव्स जो फैलाए गए, कहीं पे रोष भी था लोगों को बिल्कुल बुरा लगता है। कोई अगर ये देश है 80% हिंदू सनातन धर्मियों का देश है, उसमें कोई आके गाली दे आपके धर्म पे और आप उसकी निंदा ना करें, वो आपके पॉलिटिकल अलायंस में बैठा रहे, ये कहीं ना कहीं जरूर इसका असर आया होगा। ये मैं कहूँगा ये इतना आसान नहीं है भूल जाना लोगों के लिए। इवन मॉडरेट्स, मेरी तरह के मॉडरेट वेल एजुकेटेड लोग भी, उनके दिल में भी चुभती है ये बात, जब लोग इस तरह से धर्म के बारे में ओपन पब्लिक स्पेस में और अपनी पॉलिसी के तौर पे बोलते हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं आया है। दूसरा, महिलाओं का जो आया है वोट, वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये अब वेट करेंगे, अगले 1-2 दिनों में ये कट्स निकल के आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स और जेंडर बेस्ड। बट महिलाओं का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि उनको महिलाओं वाला जो मुद्दा है सर, बहुत जो लाडली बहना योजना थी एमपी में, वो कहा जा रहा है कि महिलाओं का एक मुश्त वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गया है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक हेडलाइन चाहिए सर आपसे, सुबह से बड़ा परेशान हो रहे हैं हम लोग। सीएम कौन सा राजस्थान एमपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल ये तय कर लेगा। चर्चा तो शुरू हो, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा। अच्छा शुक्ला साहब, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, वैसे तो मृत्युंजय को पूछना है, लेकिन आपको लंबे समय बाद मेरी मुलाकात हो रही है टीवी पर, तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी के पास एक से ज़्यादा कई दावेदार हैं, कई योग्य कैंडिडेट है सीएम बनने के? भारतीय जनता पार्टी के पास योग्यता की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा नहीं करता। जिसको दायित्व दिया जाता है वो दायित्व का निर्वाह करता है। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल सर, एमपी में आपकी बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हो रही है, तो पहले तो आप बताएं कि आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? मध्य प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रचंड लोकप्रियता है, जैसे हमारा जो कैंपेन का थीम था, मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उसको जो है वहाँ की जनता ने स्वीकारा है। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस तरह से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का क्रियान्वयन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जिस तरह से किया, सिर्फ महिला केंद्रित 21 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। उसी तरह से जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं, आपको ध्यान होगा सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में 2003 तक होती थी, आज 5,60,000 किलोमीटर सड़कें हैं। सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वहाँ सिंचित थी, इरिगेटेड भूमि थी, वहाँ 45 लाख हेक्टेयर भूमि वहाँ इरिगेटेड हुई।
जो मध्य प्रदेश कभी जो है पावर में डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, आज वो पावर सरप्लस स्टेट है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का कायाकल्प, जैसे वहाँ की जीडीपी में मल्टीप्लाई हुई जीडीपी, वहाँ का पर कैपिटा इनकम मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85 लाख लोगों को मकान मिला। तो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी की योजनाओं का और स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का सफलतापूर्वक जो क्रियान्वयन हुआ, उसका परिणाम जो है जनता ने जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। एक बात शुक्ला जी, जो बात आपने एमपी का जिक्र किया, आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा शानदार काम हुआ ग्राउंड पे। शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा है सर इस चुनाव के बाद एमपी में? शिवराज सिंह चौहान जो व्यक्ति 3 बार वो मुख्यमंत्री रहा हो, और देखिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में 165 से अधिक सभाएं शिवराज जी ने की है। प्रतिदिन एवरेज 12 से 15 सभाएं करते थे वो। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सामान्य लोगों के बीच में, वो जिस तरह से सामान्य नागरिकों के साथ उनका जिस तरह का व्यवहार होता है, इंटरेक्शन होता है, जिस तरह से महिलाओं के लिए वो भाई की भूमिका में, हमारी युवतियों के लिए जो है मामा की भूमिका में, युवकों के लिए मामा की भूमिका में आते हैं, वह निश्चित तौर पर जो है उनके कद को बढ़ाता है। एक पॉइंट मृत्युंजय मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और चौथी बार बीजेपी की सीटें और ज़बरदस्त बन के आई है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है। राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है और एक गुजरात भी है। गुजरात में भी 4 बार सरकार बनी है बीजेपी की लगातार, राइट? लेकिन गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री भी बदल गए। हाँ, ये कमाल है सर, बिल्कुल। एमपी में बिना मुख्यमंत्री बदले भी आपकी सरकार को बहुमत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो उनको भी होगी, राइट? क्योंकि आपको वहाँ आनंदीबेन थी, फिर रूपानी साहब थे, फिर अब भूपेंद्र पटेल साहब है, तो गुजरात में सीएम बदलने पड़े, वहाँ सीएम बिना सीएम बदले। मतलब इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पर काम भी होगा, संगठन भी होगा, और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की इमेज और फिर मोदी जी का फेस लगाकर चुनाव लड़ना। मतलब एमपी में कुछ ना कुछ तो बड़ा कमाल ही हुआ है। नहीं तो 165 सीटें, 160 सीटें, 170 सीटें बहुत बड़ी बात है। मतलब चौथे इलेक्शन में लाना बहुत बड़ी बात है। ये ठीक वैसा ही रिजल्ट है जो गुजरात का रिजल्ट आया है कि आप 140-45 सीटों पर पहुंच जाएं, बिल्कुल, चौथी बार। तो ये बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से मैंडेट बहुत लाउड एंड क्लियर और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये तभी कहते हैं एमपी गजब है। जो उनका टैगलाइन है वो वाकई गजब है, कमाल कर दिया है। तो बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, अजय बग्गा सर आपका। मैं 3 बजे फिर हूँ आपके साथ। बिल्कुल, हाँ 3 बजे। अगर साहब 3 बजे है ना, आप कहीं जा तो नहीं रहे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को बता दो, 3 बजे बग्गा साहब हैं, विकास सेठी साहब हैं, संदीप जैन, सिद्धार्थ सेरानी, विश्वेश चौहान, वरिंदर बंसल और एक आध नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। बिल्कुल, हम 6-7 लोग मिलकर पूरी इलेक्शन और बाजार पर विस्तार से करेंगे चर्चा की, मार्केट पर इसका क्या असर होगा, कल क्या होगा, आगे आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपके चहेते चैनल के साथ पूरा 1 घंटा। बिल्कुल, तो आपके लिए एक्शन पैक्ड होगा 3 से 4। आप बिल्कुल टाइमिंग नोट कर लें, और बस थोड़ा अगर ब्रेक लेना हो बीच में आप ब्रेक ले लें, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे का पावर पैक्ड आपके लिए बुलेटिन होगा, जहां पर कल के लिए आपको पूरे ट्रिगर मिलेंगे और बाजार की तस्वीर पूरी तरह से इस चुनाव के बाद क्या होने वाली है, इस पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक शो ठीक 3 बजे होगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।